हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फोटॉन्स एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरियल वेक्टर और सॉलिड एंगल के बारे में। तो गॉस थ्योरम हम स्टार्ट कर रहे थे, गॉस थ्योरम का चैप्टर। तो उसमें हमने इसका बेसिक कवर किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम गॉस थ्योरम को स्टेटमेंट और उसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और किसी ने अगर बेसिक नहीं देखा इसका तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि जो प्रीवियस वीडियो है वो देख ले। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करो, ठीक है, ताकि ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, गॉस थ्योरम ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, द टोटल electric flux the total electric flux passing through any closed surface will be 1 upon epsilon naught of the charge of the net charge bounded by that surface। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है ये कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसी सरफेस से पास होने वाला, किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला, वो क्या होता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है उस नेट चार्ज का जो उसने बाउंड किया हुआ है सरफेस ने। ठीक है, इसका मीन्स ये है कहने का कि जो मान लीजिए कोई सरफेस है, ये स्फीयर है कोई, है ना, 3D ऑब्जेक्ट है ये, ना कि कोई सर्कल है। ठीक है, सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है या होलो स्फीयर है, लेकिन ये एक स्फीयर है यानी 3D ऑब्जेक्ट है। तो दी टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, तो इस सरफेस से जो पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है ना, हमने सपोज करा कि यहाँ पे सेंटर पे, ये सेंटर है इसका ओ, और इसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा है, सपोज क्या प्लस क्यू चार्ज रखा है यहाँ पे। ठीक है, हमें पता है प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो बाहर की तरफ निकलती है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वैसे बाहर की तरफ निकलेगी, राइट। इसको अलग कलर से दिखा देते हैं, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रहेगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो इस सरफेस से बाहर निकल रही है। तो गॉस ने ये कहा कि जो टोटल फ्लक्स है, जो नेट फ्लक्स है या टोटल फ्लक्स है किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला, यानी इस सरफेस से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स है, वो इस सरफेस ने जो चार्ज बाउंड किया हुआ है, मान लो इसने प्लस क्यू चार्ज बाउंड किया हुआ है, तो प्लस क्यू चार्ज का क्या होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक है, ये बात हम आगे जाके प्रूफ भी करेंगे कि हाँ एक्चुअल में ऐसा ही होता है या नहीं होता है। ठीक है, यही प्रूफ रहेगा इसका कि हमें ये बात प्रूफ करनी है। बताओ ये बात समझ में आई क्या? तो गॉस ने ये कहा कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, यानी कि कोई बंद सतह है, यानी कि बिल्कुल क्लोज सरफेस है कोई, तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, वो उस सतह ने जो चार्ज बाउंड किया हुआ है, यानी जो चार्ज उससे परिबद्ध है, उसका क्या होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम कैसे लिख सकते हैं? हमने सपोज करा कि नेट फ्लक्स जो है पास हो रहा है इससे, वो फाई ई है ना। ये बात हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम डिनोट करते हैं फाई ई से। तो इस पूरे की पूरे सरफेस से पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमने सपोज किया फाई ई है। और गॉस की थ्योरम क्या कहती है कि जो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इससे पास होने वाला, वो इसने जितना चार्ज बाउंड किया हुआ है, सपोज क्या क्यू चार्ज बाउंड किया हुआ है, तो क्यू चार्ज बाउंड किया हुआ है, इसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई गॉस थ्योरम की।
ठीक है, ये है गॉस थ्योरम। चाहो तो इसको मल्टीप्लाई का साइन हटा के डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बात एक ही पड़ेगी। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला, उस क्लोज सरफेस ने जितना चार्ज बाउंड किया है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, या तो इसकी स्टेटमेंट आएगी या इसको प्रूफ करने के लिए आएगा या इसकी कोई एप्लीकेशन आ जाएगी, और हम ये सभी के सभी कवर करके चलेंगे। अब देखते हैं इसका प्रूफ। ओके, तो लेट्स सी। तो हमने सपोज किया कि कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, और इस स्फीयर पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट सपोज किया कि यहाँ पे कोई छोटा सा एलिमेंट है कोई। ठीक है, इस तरीके से सरफेस एलिमेंट हमने पे एक छोटा सरफेस काट लिया इस पे से। ठीक है, और इस सरफेस के चारों जो कॉर्नर्स है उनको हमने सेंटर से मिलाया। ठीक है, तो जो चारों कॉर्नर्स है उनको हमने सेंटर से मिलाया। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये सेंटर पे एक एंगल लाई करेगा। यहाँ पे इसने एंगल लाई करा है ना, यहाँ पे इस सरफेस ने, इस सतह ने इस गोले के केंद्र पर एक कोण आपतित करा, यानी एक एंगल इंसिडेंट करा। और इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, यानी कि ओमेगा। ठीक है, एक छोटा सा सरफेस है तो एंगल भी क्या होगा, छोटा सा होगा, तो इसका आगे क्या लग जाएगा, डी। डेफिनेटली स्मॉल एक सॉलिड एंगल है। ठीक है, क्योंकि हम एलिमेंट भी बहुत ही छोटा सपोज करके चल रहे हैं। राइट, यहाँ पे रखा है प्लस क्यू चार्ज। ओके, तो सपोज कर रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है किसी पॉइंट पी पे, इस सरफेस पे हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया पी यहाँ पे। ठीक है, तो इस पी पे जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस पी पॉइंट पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो हमें पता है इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो होती है वो चार्ज, और उसको उस पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग उसकी डायरेक्शन होगी, या तो इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी। वो डिपेंड करेगा कि चार्ज की नेचर क्या है। अगर प्लस क्यू चार्ज है तो आउटवर्ड होती है इंटेंसिटी की डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड होती है। राइट, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा है, प्लस क्यू, तो इसलिए इसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्शन क्या रहेगी, इंटेंसिटी की आउटवर्ड रहेगी, इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी उसके अलोंग। तो हमने इसको मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ करी, और इसमें जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड रहेगी। तो ये है इंटेंसिटी की डायरेक्शन, तो ये हमारा ई वेक्टर हो गया। राइट, हमें पता है कि जो सरफेस है, तो जो सरफेस होता है उसके ऊपर एक एरियल वेक्टर भी लाई करता है, यानी कि एक एरिया वेक्टर होता है। इसका जब हम एरिया लिखेंगे तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसका एरिया। तो इसके एरिया की डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन क्या होती है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सतह के लंबवत। तो इस सतह के परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में लाई करेगा, यानी कि तो डी ए वेक्टर भी हमारा कहाँ पे है, इसी डायरेक्शन में लाई कर रहा है। तो डी ए वेक्टर भी हमारा इसी तरफ लाई कर रहा है, डी ए वेक्टर इसी तरफ लाई कर रहा है, क्योंकि हमने इस सरफेस का जो एरिया माना है वो डी ए माना है। इस सरफेस का जो एरिया है वो डी ए है, एक स्मॉल एरिया है डी ए। ओके, और इसका जो वेक्टर है यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इसके अलोंग है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, 90 डिग्री के एंगल पे है सरफेस के साथ। तो ई और डी ए के बीच जो एंगल हुआ, एंगल बिटवीन ई एंड डी ए वेक्टर, तो ई एंगल बिटवीन ई एंड डी ए वेक्टर इज 0 डिग्री, है ना। तो ई भी इसी डायरेक्शन में लाई कर रहा है और डी ए भी इसी डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो इस वजह से इनके बीच जो एंगल है यानी कोण है वो क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। राइट, और अभी हमने फ्लक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि फाई ई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। राइट, तो ई डॉट डी ए है, तो डॉट को कैसे ओपन करते हैं, ई डी ए कोस थीटा में। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सरफेस इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस
ई डी ए कोस थीटा। अभी हमने देखा थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि इनके बीच जो एंगल है ई और डी ए के बीच में वो 0 है। तो थीटा की वैल्यू क्या है, ये किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर एस ई डी ए। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमने कोस 0 की जगह 1 पुट कर दिया। अब हमने सपोज किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कांस्टेंट है। तो ये ई भी क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो फाई ई इज इक्वल टू ई सरफेस इंटीग्रेशन ओवर डी ए, राइट। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, सरफेस इंटीग्रेशन ओवर डी ए, राइट। ई का जो फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी, ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो हम ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ई की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर एस ऑफ डी ए। अगर हम छोटे से एलिमेंट को देखो, ये जो एलिमेंट है सरफेस पे जो हमने छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है, अगर हम इस छोटे से एरिया एलिमेंट को इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे के पूरे सरफेस का एरिया हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो इस छोटे छोटे एरिया को जब हम जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा इसका सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। तो इस पेड़ का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन और डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि क्या है, सरफेस ऑफ द स्फीयर है, ठीक है। यह सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है। स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया ये। तो फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, केवल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब है कि जो फ्लक्स होगा वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा बाउंडेड चार्ज का। ये तो बात प्रूफ हो रही है यहाँ पे। तो हमने प्रूफ क्या किया कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या हमारी गॉस की थ्योरम है। तो हैंस गॉस थ्योरम इज प्रूव्ड। तो इस तरह क्या हुआ, गॉस थ्योरम हमने प्रूव कर दी। हम लेके क्या चले थे, हम लेकर ये चले थे कि फाई ई, हम लेके चले थे कि फाई ई इज इक्वल टू होता है सरफेस इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी ए, ठीक है, ओवर एस। और ये किसके इक्वल होता है, आल्सो इक्वल टू दी बाउंडेड चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो फ्लक्स के हमारे पास दो फॉर्मूले निकल के आ गए, एक गॉस लॉ से और एक हम पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं। ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आया निकल के, ठीक है। और इस तरह से हमने गॉस की थ्योरम कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस की थ्योरम की एप्लीकेशंस देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से कुछ एप्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ का तो आगे भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। ओके, तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।